हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी का एक टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ लैंग्वेज। तो गाइस, ब्रांचेस ऑफ लैंग्वेज में देखेंगे सबसे पहले इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: प्री लिंग्विस्टिक, माइक्रो लिंग्विस्टिक्स एंड मेटा लिंग्विस्टिक्स। प्री लिंग्विस्टिक जैसे हम प्राग भाषा विज्ञान के नाम से जानते हैं। माइक्रो लिंग्विस्टिक्स यानी सूक्ष्म भाषा विज्ञान इसे कहा जाता है। मेटा लिंग्विस्टिक्स यानी अधिभाषा विज्ञान के नाम से जाना जाता है। माइक्रो लिंग्विस्टिक्स इसे हम फिर 5 पार्ट में इसे हम डिवाइड करते हैं: फोनोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, लेक्सिकन, मॉर्फोलॉजी। फोनोलॉजी इसे हम ध्वनि विज्ञान के नाम से जानते हैं। इसके फिर 2 टाइप्स हो गए, फोनेटिक्स और फोनेम्स। फोनेमिक्स है एंड इसके बाद सिंटैक्स है एंड इसके बाद सिमेंटिक्स है। तो इसके भी 2 यहाँ पे है, लिंग्विस्टिक्स मीनिंग है एंड स्पीकर्स मीनिंग है। नेक्स्ट है लेक्सिकन, देन है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में भी है 2 मॉर्फिम है, एक फ्री मॉर्फिम एंड दूसरा बाउंड मॉर्फिम। तो गए ये सब ब्रांचेस ऑफ लैंग्वेज हो गए, जैसे मेन आपने 3 देखा: प्री लिंग्विस्टिक्स, माइक्रो लिंग्विस्टिक्स, मेटा लिंग्विस्टिक्स। माइक्रो लिंग्विस्टिक्स फिर इसके 5 हो गए सब डिवीज़न: फोनोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, लेक्सिकन, मॉर्फोलॉजी। देन फोनोलॉजी के 2 पार्ट्स हैं, फोनेटिक्स और फोनेमिक्स। और सिमेंटिक्स के फिर 2 मीनिंग्स हो गए यहाँ पे, लिंग्विस्टिक्स मीनिंग्स है एंड दूसरा स्पीकर्स मीनिंग है। एंड मॉर्फोलॉजी के फिर 2 पार्ट हो गए, फ्री मॉर्फिम है और दूसरा बाउंड मॉर्फिम है। तो गाइस, प्री लिंग्विस्टिक्स यानी कि प्राग जो भाषा विज्ञान है किसे कहते हैं। तो ये जो है ये श्रवण और वाणी से संबंधित शरीर के अंगों और उनकी क्रियाओं का अध्ययन करता है। तो इसमें आप देखते हो कि क्या सुनने की क्षमता है और बात करने का क्या क्षमता है, इससे रिलेटेड ये आपका हो गया प्री लिंग्विस्टिक्स यानी प्राग भाषा विज्ञान। तो ये उन्हीं से रिलेटेड जो भी है स्टडी किया जाता है, या उन रूपों के गठन का भी स्टडी करता है जिनकी आवश्यकता भाषा वैज्ञानिकों को होती है। तो इसके अंतर्गत आप देखोगे कि अध्ययन में क्या क्या शामिल है। तो गाइज हम देखते हैं ध्वनि यंत्र यानी ऑर्गन ऑफ स्पीच, श्रवण विज्ञान, शारीरिक मनोविज्ञान यानी फिजिकल साइकोलॉजी। तो ये सब हो गया। नेक्स्ट आपका माइक्रो लिंग्विस्टिक्स यानी सूक्ष्म भाषा विज्ञान है। तो माइक्रो लिंग्विस्टिक्स किसे कहा जाता है? तो माइक्रो से लग रहा है क्या, सूक्ष्म यानी भाषा विज्ञान के शुद्ध रूप का दूसरा नाम सूक्ष्म भाषा विज्ञान है। सूक्ष्म भाषा विज्ञान के भी बहुत सारे भाग हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। जो यहाँ पे ये सब माइक्रो लिंग्विस्टिक्स के ही डिवीज़न है। एक हो गया आपका फोनोलॉजी, जिसे हम ध्वनि विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो मनुष्य के ध्वनि यंत्र यानी ऑर्गन ऑफ स्पीच से निकले हुए शब्दों को ध्वनि यानी साउंड कहा जाता है। ध्वनियों का अध्ययन प्रस्तुत करना ही ध्वनि विज्ञान का विषय है। और ध्वनि विज्ञान के जो प्रमुख जो अंग हैं वो 2 है। फोनोलॉजी के कितने अंग हो गए, मेन इसके पार्ट्स हो गए, 2 है, फोनेटिक्स और दूसरा है फोनेमिक्स। तो फोनेटिक्स क्या है, ध्वनि विचार क्या है? तो गाइस, ध्वनि विचार के अंतर्गत वाणी ध्वनि के उत्पादन यानी प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन का स्टडी किया जाता है। कहने का मतलब है कि ध्वनि विचार यानी कि जो फोनेटिक्स है इसके अंतर्गत आप देखोगे आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, एक्वेस्टिक फोनेटिक्स और फोनेटिक प्रॉपर की विवेचना की जाती है। एंड दूसरा आपका फोनेमिक्स यानी ध्वनिग्राम विचार। तो ध्वनिग्राम विचार के अंतर्गत किसी विशेष भाषा के ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है। ध्वनिग्राम यानी फोनेमिक्स क्या है? तो ध्वनि विज्ञान का ही एक हिस्सा है। फोनेम होता है या भाषा की सबसे लघु इकाई होती है। जैसे एग्जाम्पल ले लो आप, ABCDEF या फिर A I या फिर क, ये सारे एग्जाम्पल्स है। तो किसी भी भाषा के गठन की मूल इकाई ध्वनिग्राम यानी फोनेम ही होती है। एंड साउंड्स या फोनेम का स्टडी ही
ध्वनि विज्ञान यानी फोनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट आपका मॉर्फोलॉजी यानी जिसे आप रूप विज्ञान या पद विज्ञान कहते हो। तो ध्वनियाँ या ध्वनिग्राम अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होते जब तक कि उनका अर्थपूर्ण ढंग से संयोग नहीं है। जब कोई फोनीम अर्थपूर्ण ढंग से संगठित हो जाते हैं तब मॉर्फिम का निर्माण होता है, मॉर्फिम बनता है। और विज्ञान जो रूपग्राम यानी मॉर्फिम का अध्ययन करता है तो रूप विज्ञान या फिर उसे पद विज्ञान या फिर मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे एफ, डी, जी, ओ एक्सेट्रा, ये सब आपके जो है ये ध्वनिग्राम यानी फोनीम के ही एग्जाम्पल्स है। तो अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन वे जुड़कर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो फॉग, तो एफ ओ जी यानी एफ ओ के साथ तो क्या यहाँ पे जी है। डॉग या गॉड, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। तो मॉर्फेम या शब्द बना देते हैं तब वे भाषाई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मॉर्फिम यानी रूपग्राम, तो इसके भी दो प्रकार होते हैं मॉर्फिम के भी। एक को कहते हैं फ्री मॉर्फिम एंड दूसरा को बोलते हैं बाउंड मॉर्फिम। फ्री मॉर्फिम यानी स्वतंत्र रूपग्राम और बाउंड मॉर्फिम यानी बंधन युक्त रूपग्राम। तो फ्री मॉर्फिम यानी स्वतंत्र रूपग्राम क्या है गाइस? तो फ्री मॉर्फिम का जो निर्माण है एक शब्दों द्वारा होता है लेकिन उनमें किसी प्रकार का लगाव नहीं होता है। जैसे एग्जांपल ले लो बॉय, मैन, डॉग, ट्री एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपका है बाउंड मॉर्फिम यानी बंधन युक्त रूपग्राम। तो इस मॉर्फिम के अंतर्गत वैसे रूपग्राम आते हैं जो अकेले नहीं रह सकते, उनके साथ उपसर्ग या फिर प्रत्यय लगे रहते हैं यानी सुफिक्स और प्रीफिक्स लगा रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे अपने लोग गायक या मार्क्सवादी, गायक गाना के साथ संबंध दर्शाते हैं। बंधयुक्त रूपग्राम यानी बॉन्ड मॉर्फिम भी, इसके भी दो प्रकार हैं। तो डेरिवेशनल मॉर्फिम है एंड दूसरा इनफ्लेक्शनल मॉर्फिम है इसका। एंड एग्जांपल ले लो काइंडलीज, पेमेंट एक्सेट्रा, ये सभी डेरिवेशनल मॉर्फिम के एग्जांपल्स है। एंड सिंगिंग, गर्ल्स, जम्प्ड एक्सेट्रा, ये सभी इनफ्लेक्शनल मॉर्फिम के एग्जांपल है। तो सिंटैक्स जैसे मूल पाठ या व्याकरण पाठ या वाक्य विन्यास के नाम से जानते हैं। तो जब हम किसी वाक्य के तत्वों या अवयवों की संरचना एवं क्रमिक व्यवस्था का जब स्टडी करते हैं ना तब इसे तकनीकी ढंग से मूल पाठ, व्याकरण पाठ या फिर वाक्य विन्यास यानी सिंटैक्स का अध्ययन कहा जाता है। केवल कुछ शब्दों को एक पंक्ति में रख देने से ही अर्थपूर्ण या व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो नहीं हो जाता है। सही वाक्य निर्माण के लिए सही शब्दों का सिलेक्शन करना पड़ता है। व्याकरण यानी कि ग्रामर के जो रूल्स हैं उसे फॉलो करना पड़ता है, तभी एक वाक्य का निर्माण होता है, एक सेंटेंस का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो, द बॉय वॉज टेरिफाइड बाय अ डॉग, cat is on table, he is sitting on table, this is a pen एक्सेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं ना, सही शब्दों का चुनाव और व्याकरण के नियमों का पालन किया गया है तभी इन वाक्यों का निर्माण हो गया है। यानी अगर हम ट्रेडिशनल ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में व्यक्ति की व्याख्या वाक्य के अंगों यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के द्वारा किया जाता है। जैसे आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब एक्सेट्रा, ये सारे वाक्य के ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो वाक्य का निर्माण यूँ ही केवल शब्दों को जैसे तैसे रख कर नहीं किया जाता है बल्कि ग्रामेटिकली रूल को फॉलो करना पड़ता है, तभी वाक्य प्रतिमान के तहत शब्दों को सजाकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो माइक्रोलिंग्विस्टिक्स का जो टाइप है सीमेंटिक्स, जिसे हम अर्थ विज्ञान के नाम से जानते हैं। भाषा विज्ञान में शब्दों के अर्थ के अध्ययन को ही अर्थ विज्ञान यानी सीमेंटिक्स कहा जाता है। तो अर्थ विज्ञान के अंतर्गत किसी भाषा में आप जो प्रयुक्त करते हो शब्द जैसे मुहावरा, पहेलियाँ, तो सामाजिक अर्थ को जानने का जो प्रयास किया जाता है, तो कम्युनिकेशन के लिए अर्थ को जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तभी तो अर्थ को फिर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं, यानी अर्थ विज्ञान सीमेंटिक्स। जैसे यहाँ पे लिंग्विस्टिक
है आपका एंड दूसरा स्पीकर्स। तो लिंग्विस्टिक जो आपका है मीनिंग क्या है, यानी भाषाई अर्थ क्या है, दूसरा स्पीकर्स मीनिंग यानी भाषा प्रयोग करने वाले का अर्थ क्या है। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाषाई अर्थ अवधारणात्मक होता है जबकि बोलने वाले का अर्थ शैलीगत होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, व्हाट अ ब्यूटीफुल नोज यू हैव। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हाट अ ब्यूटीफुल नोज यू हैव। तो गाइस दोनों जो मैंने आपको एग्जांपल्स में जो सेंटेंस दिया है तो भाषाई अर्थ एक समान है लेकिन दोनों के शैलीगत अर्थ अलग अलग है। यानी एक में एक व्यक्ति के नाक की सुंदरता की अभिव्यक्ति है तो दूसरे में एक व्यक्ति के क्रूप नाक पर व्यंग किया गया है। तो कभी कभी भाषाई अर्थ भी डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए पानी और पानी, तो दोनों का स्पेलिंग में डिफरेंसेस है लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या है वो सेम है। तो एक का अर्थ जल होता है और दूसरा का हाथ। तो कभी कभी कम्युनिकेशन में ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है जिनका रियल मीनिंग कुछ नहीं होता लेकिन वे कम्युनिकेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे एग्जांपल लो एथिया, तो ऐसा कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है लेकिन एथिया कम्युनिकेशन में बार बार आता है। एथिया लेने या एथिया भूल गया, एथिया लाओ, ये सारे तो कुछ भी ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हो। जैसे रोटी सोटी, रोटी तो मीनिंग है बट सोटी क्या है, कुछ भी नहीं है, पानी सानी। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता।